मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। कमरे में धूप फैली हुई थी। मैंने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। दिन के 11 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो नासिर का मुलाजिम नूरू खड़ा था। मुझे देखते ही सलाम किया और बोला, माफ करना साईं, आपको तकलीफ दी, मगर मैंने सोचा कि आपको कोई जरूरी काम ना हो इसलिए उठा दिया। मैंने कहा, नहीं यार, ये तो तुमने अच्छा किया, मुझे वाकई कुछ जरूरी काम है। वो बोला, साईं नाश्ता आप साईं के साथ करोगे या मैं ले आऊं? मैं चौंक कर बोला, क्या नासिर आज ऑफिस नहीं गया? वो बोला, नहीं साईं, आज शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, अच्छा तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मैं बाथरूम में घुस गया। मैं तैयार होकर नासिर के कमरे में पहुंचा तो वो अखबार पढ़ने में मसरूफ था। वो उस वक्त तक स्लीपिंग सूट में था और चेहरे से थकन जाहिर हो रही थी। मैंने उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, कैसी तबीयत है नासिर? बोला, मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम अपनी सुनाओ, हो गया तुम्हारा काम? मैंने हंसकर कहा, हाँ यार हो गया। नासिर संजीदा होकर बोला, यार कामरान, तुम्हें तो झूठ भी अच्छी तरह नहीं बोलना आता। क्या कल तुम महज इसलिए आए थे कि तुम्हारी तरफ लाइट नहीं थी? उसने चुपते हुए लहजे में कहा, और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था? मैंने ढिठाई से जवाब दिया, यार मेरा जनरेटर वाकई खराब हो गया है। नासिर एकदम फट पड़ा, बोला, यार तुम मुसलसल झूठ बोल रहे हो, मुझे दोस्त भी कहते हो और मुझसे झूठ भी बोलते हो, या फिर मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मैं तुम्हारी परेशानी शेयर कर सकूं? मैंने कहा, यह बात नहीं है। नासिर ने तेज लहजे में पूछा, फिर क्या बात है, बताओ क्या परेशानी है? मैंने उसे टालने के लिए कहा, बस यार कोई खास बात नहीं है। उसने तेज लहजे में कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, रात तुमने किसे फोन किया था? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा मगर बोला कुछ नहीं। वो बोला, हैरान मत हो, रात तुम्हारे आने के बाद मुझे नींद नहीं आई थी। उस वक्त मैं नीम गनूदगी के आलम में था जब टेलीफोन की बेल बजने लगी। नींद की झोंक में मुझे अंदाजा ना हो सका कि ये घंटी नंबर डायल करने से बज रही है। मैंने रिसीवर उठा लिया और मैंने तुम्हारी रात वाली गुफ्तगू सुन ली। मैं सन्नाटे में रह गया। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं ये बात तुमसे सिर्फ इसलिए छुपा रहा था कि मैं तुम्हें इस सिलसिले में मुलव्विस नहीं करना चाहता। तुम तो मुझे बहुत शरीफ आदमी समझते हो ना, शरीफ और मेहनती बिजनेसमैन। मैं शरीफ आदमी नहीं हूं नासिर, और जिन लोगों से मेरा वास्ता है वो बहुत खतरनाक और सफाक हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम्हें कुछ मालूम ना होने पाए। नासिर ने मुंह बनाकर कहा, कैसी बातें करते हो कामरान? तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो और मुझसे गैरियत भी बरत रहे हो। तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इस मामले से अलग रहूं? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुशामदाना लहजे में कहा, नासिर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो लोग इंतहाई खतरनाक हैं। उसने फैसला कुन लहजे में कहा, मुझे उनसे खौफजदा करने की कोशिश मत करो। तुम जानते हो मैं बलोच हूं, दुश्मनी मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। बस अब तुम मेरे पास रहोगे। मैं आज ही गोट से कुछ आदमियों को तुम्हारी हिफाजत के लिए बुला लूंगा। मैं देखता हूं कि वो कितने खतरनाक हैं। मैंने कहा, देखो नासिर तुम। उसने मेरी बात काट दी, बोला, कुछ नहीं, मैं अब कुछ और नहीं सुनूंगा। मैंने हथियार डालते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उठते हुए कहा, मैं एक दो जरूरी काम निपटा कर आता हूं। पहले मैं अपने बंगले से अपनी चेक बुक्स और दूसरी जरूरी चीजें लूंगा, फिर कुछ लोगों से मुलाकात करूंगा। नासिर ने कहा, तुम्हारा बंगले पर जाना मुनासिब नहीं है, वो लोग तुम्हारी ताक में होंगे। चेक बुक्स बैंक से दूसरी भी इशू करवाई जा सकती हैं, फिलहाल उस तरफ मत जाओ। उसकी बात माकूल थी। मैंने अपने घर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। अचानक मेरी नजर अखबार पर पड़ी। पहले सफ़े पर 3 कॉलम की एक खबर देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। एक 5 स्टार होटल में कत्ल की हौलनाक वारदात। कातिल ने मकतूल का सर तन से जुदा कर दिया। मैंने अखबार उठाया और जल्दी जल्दी पूरी खबर पढ़ गया। खबर में होटल का नाम नहीं था, मगर मकतूल की शनाख्त हो गई थी। वो दिलावर था। मैं समझ गया कि यह काम ग्लोरिया का है। दिलावर ने उसे कत्ल करने की कोशिश की होगी। ग्लोरिया ने उसका हरबा उसी पर आजमाया होगा और उसे हलाक कर दिया होगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि ग्लोरिया जैसी नाजुक अंदाम और खूबसूरत लड़की इतनी सफाक भी हो सकती है। मैं अब तक उसे सिंडिकेट की आम सी कारकुन समझता रहा था। मैंने खबर दोबारा तफसील से पढ़ी। दिलावर की सरबुरीदा लाश होटल की लिफ्ट से बरामद हुई थी। पुलिस तुंदही से कातिल की तलाश में थी। मुझे यकीन नहीं था कि ग्लोरिया अभी तक इसी होटल में मुकीम होगी। मुझे सोच में गुम देखकर नासिर ने पूछा, क्या हुआ कामरान, कोई खास खबर पढ़ ली? मैंने मुख्तसरन उसे ग्लोरिया के बारे में बताया। फिर उससे कहा, मैं होटल फोन करके देखता हूँ, मुमकिन है ग्लोरिया अभी वहीं हो, मगर इसका इम्कान न होने के बराबर है। मैंने डायरेक्टरी से होटल का नंबर नोट किया और नासिर ही के बेडरूम से डायल कर दिया। जवाब मिलने पर कहा, मुझे मिस ग्लोरिया से बात करनी है, रूम नंबर 419। दूसरी तरफ से होल्ड करने को कहा गया। फिर चंद लम्हों के बाद ग्लोरिया की आवाज सुनाई दी। ग्लोरिया स्पीकिंग। मैंने आहिस्ता से कहा, ग्लोरिया मैं कामरान बोल रहा हूँ। वो बोली, तुम कहाँ गायब हो? मैं रात से कई बार तुम्हारे घर फोन कर चुकी हूँ, मगर तुम्हारे मुलाजिम ने हर बार यही जवाब दिया है कि कामरान साहब मौजूद नहीं। तुम खैरियत से तो हो? मैंने हंसकर कहा, अभी तक तो खैरियत से हूँ।
बोली तुम इस वक्त कहाँ हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम ऐसा करो जीपीओ पहुंचो, मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वो बोली ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रखा तो नासिर ने कहा तुम अकेले मत जाओ कामरान, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम कुछ दिन अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल न करो। मैं नहीं चाहता था कि नासिर मेरे साथ जाए, मगर वो साथ चलने पर बजिद था। मैंने सोचा था कि ग्लोरिया को यहीं ले आऊंगा, मगर नासिर ने उसकी मुखालिफत की। उसने कहा कि अभी हमें मालूम नहीं कि ग्लोरिया की हमदर्दियां किसके साथ हैं। मुमकिन है उस पर कातिलाना हमला किसी और ने कराया हो। ऐसी सूरत में उसकी हमदर्दियां अभी तक सिंडिकेट के साथ होंगी और वो बहुत आसानी से तुम्हें पकड़वा देगी। मेरी अक्ल खप्त होकर रह गई थी। ग्लोरिया पर एतमाद करने को दिल भी चाह रहा था और उसकी तरफ से शुकुक व शुबहात में भी मुब्तला था। मैंने खदशा जाहिर किया, कहा अगर उसकी हमदर्दियां सिंडिकेट के साथ हुई तो इस वक्त भी वो तनहा नहीं होगी। नासिर ने कुछ सोचते हुए कहा तुम मुझे उसका हुलिया बताओ, तुम गाड़ी में बैठे रहना, मैं जाकर उसे बुला लाऊंगा। अगर तुम खतरा महसूस करो तो फौरन वहां से निकल जाना, मैं टैक्सी से घर आ जाऊंगा। उसकी तजवीज माकूल थी। फिर हम 5 मिनट के अंदर घर से निकल गए। नासिर ने अपनी होंडा सिविक निकाल ली। मैंने उसे ग्लोरिया का हुलिया बता दिया था। वो सुनहरे बालों वाली सर्वकद हसीना थी, उसे पहचानना कोई मुश्किल नहीं था। यूं भी जीपीओ में गैर मुल्की खाल खाल ही नजर आते थे। ड्राइविंग सीट पर नासिर ही था और इतने तूफानी अंदाज में गाड़ी चला रहा था कि हम 15 मिनट से भी कम वक्त में जीपीओ पहुंच गए। जीपीओ के सामने पार्किंग नहीं थी, इसलिए मैं स्टीयरिंग पर बैठ गया और गाड़ी ऐसे जाविये से खड़ी कर दी कि जीपीओ का मेन गेट नजरों के सामने रहे और किसी भी खतरे की सूरत में फौरी तौर पर वहां से निकला जा सके। नासिर उतरकर इमारत में दाखिल हो गया। मैंने मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायजा लिया। वहां कोई सूरत मुश्तबा दिखाई नहीं दे रही थी। यूं भी वहां गाड़ियां ज्यादा और राहगीर बराए नाम थे। मैं हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर रखे हुए था। बमुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि मुझे ग्लोरिया दिखाई दी। उसने पिंक स्कर्ट, टाइट जीन्स और उसी रंग का ब्लाउज पहन रखा था। कोई उसे देखकर यह तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो इतनी खतरनाक और सफाक लड़की है और किसी इंसान को इस वहशियाना तरीके से कत्ल कर सकती है कि उसका सर तन से जुदा कर दे। ग्लोरिया के पीछे नासिर भी था और वो दोनों तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक घड़ियाल ने 6 बजने का ऐलान किया तो मैं चौंक उठा। एहसान बहुत गौर से मेरी बातें सुन रहा था। बोलते हुए मुझे कई घंटे गुजर गए थे। मैंने जमाई लेकर कहा आप भी मेरी खराफात सुनकर बेजार हो गए होंगे। एहसान ने पहली दफा मुझे असली नाम से मुखातिब किया। बोला नहीं कामरान साहब, आपकी दास्तान तो बहुत दिलचस्प है। मेरा तो उठने को दिल नहीं चाह रहा है, मगर मैं आप पर ज्यादती भी नहीं कर सकता। आप मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं, इसलिए कुछ देर आप आराम कर लें, बकिया वाकयात फिर सुनूंगा। फिर वो उठ गया। बोला आप बेफिक्र होकर सो जाएं, यहाँ किसी किस्म का खतरा नहीं है। मेरे असाब यूं भी कई रातों से कशीदा थे। नींद अभी पूरी नहीं हुई थी और आराम की शदीद तलब हो रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और लंबी तान कर सो गया। मेरे चारों तरफ सर ही सर थे। उनमें चोटियों वाले पंडित भी थे और इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के गुंडे भी। भारतीय पुलिस भी दिखाई दे रही थी। मैंने मुतवहश अंदाज में इंसानों के इस जंगल को देखा और दिल ही दिल में अज़्म कर लिया कि मैं अकेला नहीं मरूंगा, बल्कि 100-150 खबीसों को जहन्नम रसीद करके मरूंगा। मैं एक मकान की तीसरी मंजिल पर चढ़ा हुआ था। हमलावरों ने अभी तक मुझे नहीं देखा था, मगर उन्हें इल्म था कि मैं इस मकान में छुपा हुआ हूँ। वो सब जयकारे लगा रहे थे और चीख चीख कर पुकार रहे थे, इस मलिच को बाहर निकालो वरना हम मकान को आग लगा देंगे। मजमा बेकाबू हुआ जा रहा था। मेरे पास 10 गन थी, बेशुमार राउंड्स थे, मगर इस बिखरे हुए हुजूम में लाखों आदमी थे। मैं कितनों को मार सकता था, मगर यह फैसला मैंने कर लिया था कि जब तक मेरे हाथों में सकत और जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, मैं हथियार नहीं डालूंगा और अपने मशीन पिस्टल की आखिरी गोली तक बचा कर रखूंगा। जीते जी इनके हाथ नहीं आऊंगा। मैंने स्टेन गन सीधी की ही थी कि मेरे अंदर से आवाज उभरी, क्या हिमाकत कर रहा है कामरान? तूने बहुत मारे तो 100 आदमी मारेगा, मगर उसके नतीजे में हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा। फिर न सिर्फ इलाहाबाद बल्कि भारत के दूसरे शहरों में भी मुसलमानों के खून से होली खिली जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। तू अगर ये कत्लेआम नहीं चाहता तो खुद को इन लोगों के हवाले कर दे। मैंने वहशतज़दा लहजे में कहा, मगर ये लोग मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। आवाज फिर उभरी, मगर सिर्फ तेरी जान जाने से हजारों मुसलमान मरने से बच जाएंगे। ये सौदा महंगा तो नहीं? मैंने चीख कर कहा, हाँ वाकई ये सौदा महंगा नहीं है। मैं छत पर नुमाया जगह खड़ा होकर मजमे से मुखातिब हुआ, तुम लोग आग मत लगाओ, मैं आ रहा हूँ। मजमे में से कोई चीख कर बोला, अब तुमने अक्लमंदी की बात की है। मैंने घूमकर बोलने वाले की तरफ देखा तो हैरान रह गया। वो शख्स भारत की एक इंतहा पसंद जमात शिवसेना का लीडर बाल ठाकरे था। जी में आया कि स्टेन गन के एक ब्रस्ट में उसे ठंडा कर दूं।
मगर मैंने बमुश्किल तमाम खुद पर काबू पाया, क्योंकि बाल ठाकरे की मौत बेशुमार मुसलमानों के कत्लेआम का बहाना बन जाती। मैंने स्टेन गन एक तरफ फेंकी और सीढ़ियों की तरफ लपका। मैं चंद ही सीढ़ियां उतरा था कि मुझे एहसान दिखाई दिया। वो ऊपर ही आ रहा था। वो मुझे देखते हुए बोला, कामरान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? खुद को इन लोगों के हवाले कर रहे हैं? मैंने कहा, हाँ एहसान, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दूसरों का खून बहे। एहसान ने तल्ख लहजे में कहा, आप हैं किस ख्याल में? जब ये लोग मुसलमानों के खून की होली खेलने का इरादा कर लें तो इसका कोई भी बहाना बना लेते हैं। आप नहीं होंगे तो इनके पास कोई और बहाना होगा। फिर ऐसी मौत मरने का फायदा? मरना ही है तो कुछ करके मरें। आप क्या समझते हैं आपके बाद वो हमें छोड़ देंगे? वो हम सबको चुन चुन कर मार देंगे। इस मकान में जितने मुसलमान हैं सब मारे जाएंगे। उनका जुर्म यह है कि उन्होंने आपको पनाह दी। मेगाफोन पर किसी ने अंग्रेजी में कहा, इस पाकिस्तानी जासूस को कानून के हवाले करो। मैं तल्ख लहजे में बोला, पाकिस्तानी जासूस? मैं तो वो तीराबख्त हूँ जो पाकिस्तान में रॉ का एजेंट समझा जाता हूँ, और यहाँ मुझे पाकिस्तानी जासूस करार दिया जा रहा है। दोनों हुकूमतें मेरे सर की तलबगार हैं, और इन दो हुकूमतों पर क्या मुनहसिर है? दुनिया का कोई मुल्क मुझे कबूल करने को तैयार नहीं। बाहर से वहशियाना जयकारे गूंज रहे थे, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। कोई चीखती हुई आवाज में बोला, देखो, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर इस मलिच को हमारे हवाले न किया गया तो इस मकान को ढा दिया जाएगा। मैंने सोचा, जब इन्होंने मुसलमानों के कत्ल का फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं भी रियायत क्यों करूं? ये सोचकर मैं दौड़ता हुआ ऊपर चला गया। ऊपर एहसान के 2 साथी भी मौजूद थे। उन दोनों के पास 7mm की दूर मार राइफल्स थीं। मैंने एक राइफल उनसे ले ली और बाल ठाकरे को तलाश करने लगा। जल्द ही वो मुझे नजर आ गया। उसका निशाना लेने के लिए मुझे खुली जगह में जाना पड़ा। मैंने उसकी खोपड़ी का निशाना लिया और राइफल का ट्रिगर दबा दिया। जोरदार धमाका हुआ और बाल ठाकरे उलट कर पीछे गिरा। मैंने उछल कर नारा लगाया, वो मारा। उसी वक्त मैंने एक पुलिस वाले को राइफल सीधी करते हुए देखा। मैंने बचने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। सनसनाती हुई गोली मेरे जिस्म में पैवस्त हो गई। रोकने के बावजूद मेरे हलक से अजियत भरी चीख निकली। मैं औंधे मुंह गिर पड़ा। एहसान झपट कर मेरी तरफ लपका, कामरान साहब। उसने मुझे शानों से पकड़कर उठाने की कोशिश की। उठिए कामरान साहब। मैंने बमुश्किल तमाम आंखें खोलकर एहसान को देखा, फिर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और झपट कर उठ बैठा। एहसान बोला, कामरान साहब क्या हुआ? आप बेड से कैसे गिर गए? लगता है कोई भयानक ख्वाब देखा है आपने। मैंने कहा, हाँ, बहुत ही भयानक ख्वाब था। मैंने बेड की पुश्त से तौलिया उठाकर चेहरे पर बहने वाला पसीना पोंछा। शदीद सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने में तर था। हलक में कांटे से पड़ रहे थे। मैंने एहसान से कहा, जहमत ना हो तो मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए। उसने जग में से पानी निकाल कर ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, आप तो यूं सो रहे थे जैसे घोड़ों का पूरा फार्म बेच दिया हो। आप मालूम है इस वक्त क्या वजह है? मैंने एक सांस में पानी का पूरा ग्लास पिया और इस्तफसार तलब नजरों से उसे देखा। वो बोला, इस वक्त 8 बज रहे हैं, सुबह के नहीं, रात के। मैंने चौंक कर उसे देखा। गोया मैं पूरे 14 घंटे तक सोता रहा था। वो बोला, अब आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता, लंच और डिनर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला गया। बाथरूम में जरूरत की हर चीज मौजूद थी, यहाँ तक कि एक इस्त्रीशुदा कुर्ता पाजामा भी मौजूद था। वहाँ गीजर नहीं था, मगर पानी की एक ऐसी टंकी मौजूद थी जिसके दरमियान एक खोखला पाइप होता है। उसी पाइप को दहकाकर पानी गर्म किया जाता है। आज से कई साल पहले का तरीका यहाँ भी राइज था। मुमकिन है छोटे शहरों और कस्बों में अब भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हो। नीम गर्म पानी से नहाकर मैं एकदम हशाश बशाश और खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। यूं भी मुझे 12 दिन के बाद नहाने का मौका मिला था। मैं नहा धोकर बाहर निकला तो एहसान खाना छोटी टेबल पर लगाकर मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कई दिन के बाद खूब डट कर खाना खाया। खाने के बाद एहसान कॉफी ले आया। मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ इस वक्त आपके सिवा कोई नहीं? वो बोला, जी हाँ, इस वक्त सब लोग बाहर गए हुए हैं, बस आने ही वाले होंगे। मैंने कहा, इसका मतलब है कि मेरी वजह से आपको जहमत हो रही है। एहसान ने हाथ उठाकर कहा, देखिए जनाब, अब ये आप जनाब बिल्कुल नहीं चलेगी, इसमें गैरियत की बू आ रही है। मैंने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं चलेगी, मगर शर्त यह है कि तुम भी ये तकल्लुफ छोड़ दो। वो बोला, ठीक है, आप कहते हैं तो, मेरा मतलब है तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। उस वक्त वॉल क्लॉक ने 9 बजाए तो वो चौंक कर बोला, 9 बज गए, अब तो खान साहब को पहुंच जाना चाहिए। मैंने पूछा, कौन खान साहब? वो हैरान रह गया, बोला, तुम खान साहब को नहीं जानते? खान साहब का नाम पाकिस्तानियों के लिए नया तो नहीं है। वो बंबई में रहते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि वो किस लम्हे कहाँ होंगे। हालांकि ये बंगला उन्हीं की मिल्कियत है और यहाँ बाजार में सोने की कीमतें उन्हीं की इजाजत के बाद तय की जाती हैं। वो शख्स पुराने दास्तानों के हीरो की तरह है, जो अमीरों को दोनों हाथों से लूटता और गरीबों पर दोनों हाथों से लुटाता है। इन सब बुराइयों के बावजूद
खान साहब मुसलमानों और निचली जात के हिंदुओं में हर दिल अजीज थे। पहली मर्तबा आ रहे हैं। मैंने कहा, तुम बंबई के हाजी? एहसान ने मेरी बात काट दी, बोला हाँ, मैं उन्हीं खान साहब की बात कर रहा हूँ। मुसलमान होने के बावजूद सारे बंबई बल्कि पूरे भारत पे उनकी धाक है। बंबई और पुणे की आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां और कारखाने उनकी मिल्कियत हैं। भारत के हर शहर में उनकी जायदाद और भारतीय मुसलमानों को उनकी वजह से बहुत तकवीत है। वो नीच जात के हिंदुओं का भी बहुत ख्याल रखते हैं। और ये जो तंजीम है जो मुसलमानों और शूद्रों की रक्षा के लिए बनाई गई है, इसकी सरपरस्ती भी खान साहब ही करते हैं। मैंने खान साहब का नाम सुन रखा था। उनके मुताल्लिक मशहूर था कि वो बैनुल-अक़वामी स्मगलर हैं और रोजाना करोड़ों का माल इधर से उधर करते हैं। बाहर अचानक गाड़ियां रुकने की आवाजें आईं तो मैं चौंक उठा और तकिए के नीचे हाथ डालकर मैंने बेख्तियार मशीन पिस्टल निकाल लिया। मेरी इस इज़्तिरारी हरकत पर एहसान हंसने लगा, बोला परेशान होने की जरूरत नहीं है, शायद खान साहब आ गए हैं। मैंने मशीन पिस्टल दोबारा तकिए के नीचे रख दिया और उठ खड़ा हुआ। एहसान लपक कर पहले ही बाहर निकल चुका था। पहले मैंने कमरे से बाहर निकलना चाहा, मगर फिर कुछ सोचकर कमरे में रुक गया। मैंने सोचा कि एहसान अगर खान साहब से मेरी मुलाकात कराना चाहे तो खुद ही बुलवा लेगा। एहसान की वापसी 20 मिनट के बाद हुई। मैं इस दौरान इंतजार करता रहा। एहसान ने कमरे में दाखिल होते ही कहा, चलो तुम्हें खान साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा, मुझे जानते हैं वो? एहसान हंसकर बोला, जाहिर है वो तुम्हें जानते हैं तो तुम यहाँ नजर आ रहे हो ना। परसों खान साहब से मेरा राब्ता हुआ था तो मैंने तुम्हारा जिक्र किया था। तुम्हारा नाम सुनते ही वो बोले कि वो बहुत काम का आदमी है। मैं जानता हूँ कि भारत और पाकिस्तान दोनों उसके सर के तलबगार हैं। तुम फौरन उसे वहां से निकाल कर महफूज जगह पहुंचा दो। फिर वो सांस लेने को रुका और कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, उनका आज पहुंचना गैर मुतवक्के है। उन्होंने गाड़ी से उतरते ही पहला सवाल ये किया था कि वो पाकिस्तानी नौजवान तो ठीक है। एहसान ये कहते ही उठ खड़ा हुआ, बोला, चलो आओ मेरे साथ। मैंने वॉस्कट पहनी और उसके साथ चल दिया।